आइए आज की वार्ता का शुभारंभ उस मंत्र से करें जो कि सार्वभौमिक है, सद्बुद्धि का है और मानव को महामानव बना देने का प्रार्थना है। ऐसा मंत्र जिसका ऋषियों ने ही नहीं बल्कि आज के वैज्ञानिक भी उसकी इम्पोर्टेंस को दिखा रहे हैं। आप देखिए नीचे, ये न्यूरो साइंटिस्ट है जेम्स हार्टसेल और रमा जयसुंदर, ये एम्स की डायरेक्टर है, एम्स की ये रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च की और ये बताया कि ये हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव पावर को और हमारे ब्रेन की अन्य पावर्स को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा आर्थर क्रोस्टलर ने ये बताया कि इसकी शक्ति एटम बॉम्ब के बराबर है। इसके साथ ही साथ ये अमेरिका के हॉवार्ड स्टैंडल हैं, इन्होंने इसको सबसे पावरफुल मंत्र बताया। आइए उनसे प्रार्थना करें परमपिता परमेश्वर से कि हमको सबको हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। सबसे पहले हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वीसी साहब प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, कुल सचिव वीसी सिंह जी और डीन आरसी दुबे जी का आभार और धन्यवाद देते हैं कि कुंभ का जो थीम है उन्होंने ग्रीन कुंभ बनाया। ग्रीन आज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत अच्छा विषय है जिसपे कि ये पूरा आपका बेस बना हुआ है। हम शांति कुंज हरिद्वार की ओर से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के हमारी चेयरपर्सन पापिया बिगोनिया जी का, जो कि इतनी मैं गर्व करती हूँ कि इतनी नॉलेजेबल पर्सन आज की चेयरपर्सन है, और आलोक शुक्ला जी का जो इतना अच्छा संचालक कर रहे हैं, प्रोफेसर एस के राजपूत जी का जो कि इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, आशीष जी का जो कि कोऑर्डिनेटर है आज के इस सेशन का। तो इस तरह से सभी का शांति कुंज की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का बड़ा अच्छा विषय है, जैसे कि पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को दूर करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जड़ी बूटियां लगाई जा रही हैं। वैसे ही एक सबसे बड़ी समस्या आज की है हमारे बच्चों की, बच्चों का नैतिक भावनात्मक मूल्य गिर जाना। तो चाहे वो व्यक्तिगत हो, नैतिक भावनात्मक मूल्य गिर रहे हो, या हमारा परिवार टूट रहा हो, या हमारा समाज अनेक भेदभाव से टूट रहा हो, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय और पूरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समस्या आई है। इसके पीछे केवल एक कारण है कि आज बड़े आदमी तो बहुत बन गए, पैसे रुपए संसाधन वाले सब बढ़ गए, लेकिन रावण से ज्यादा संसाधन वाला आज तक कोई नहीं था। फिर भी हम रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार नीचे निकृष्ट योनि था। और आज अकाल पड़ गया है महामानव का। महामानव कौन होते हैं? जिनका चिंतन उत्कृष्ट होता है, जिनका चरित्र आदर्शवादी होता है,
जिनके व्यवहार में शालीनता होती है, जो अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अपने श्रम, साधन और समय को लगाते हैं, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए अपना लगाते हैं। ऐसे महामानवों का अकाल पड़ गया। तो इन महामानवों के अकाल पड़ जाने के कारण आज पूरे विश्वव्यापी समस्या, व्यक्ति से लेके पूरे विश्व की समस्या आज खड़ी हो गई है। इसीलिए शांति कुंज हरिद्वार से आज फिर उन्हीं महामानवों के उत्पादन के प्रयास के लिए एक आंदोलन चलाया गया है, जिसको कि हम लोग आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी कहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ आपके गुरुकुल कांगड़ी के लोगों का कि उन्होंने आज का विषय भावी पीढ़ी का निर्माण गर्भ से कैसे हो, इसका एक वैज्ञानिक प्रतिपादन बताने के लिए अवसर दिया है। वैज्ञानिक प्रतिपादन बताना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वैज्ञानिक युग में अगर तर्क, तथ्य, प्रमाण पर कोई चीज नहीं बताई जाएगी तो कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए गर्भ संस्कार क्यों कराते हैं, क्यों हम पीढ़ी को गढ़ने के लिए गर्भ से प्रयास कर रहे हैं, उसी का प्रतिपादन आज पावर पॉइंट के माध्यम से हम यहाँ पे करना चाहेंगे। विचार परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के हैं, जिसका कि वैज्ञानिक प्रतिपादन हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले कि बच्चे का निर्माण गर्भ से कैसे हो, हमें ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य के ये 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल होता है जिससे कि हम अपने क्रियाकलाप करते हैं, खाते पीते पढ़ते लिखते चलते फिरते सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक पावरफुल हमारी बॉडी है जिसको कि सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मेंटल बॉडी कहते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर का केवल 10% भाग हमारा जो है वो कॉन्शियस माइंड है। हमारा चेतन मन और हमारी बुद्धि ये केवल 10% है, जिससे हम पढ़ते लिखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, निर्णय लेते हैं। ये केवल 10% भाग है हमारे सूक्ष्म शरीर का। लेकिन इसके अंदर जो है 90% भाग जो है वो हमारे अचेतन सब कॉन्शियस माइंड का है। और ये सब कॉन्शियस माइंड जो है ये एक स्टोर हाउस का काम करता है। और ये स्टोर हाउस में हमारे जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे संस्कार इम्प्रिंट हो करके एक आत्मा जब दूसरे प्रवेश करती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तब ये उसके साथ रहते हैं। और ये सब कॉन्शियस माइंड जो है ये उस बच्चे का अपनी माँ के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा रहता है, क्योंकि बच्चा गर्भ में सोल कॉन्शियस होता है और इसलिए उसका ये चेतन मस्तिष्क और उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो केवल अचेतन मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। अब माँ अगर अपने चिंतन को, अपनी भावनाओं को, अपने जीवनचर्या को, अपने आहार को यदि वो अच्छा बना ले तो वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकती है, अच्छा बना सकती है। इसी का वैज्ञानिक प्रतिपादन हम आपको यहाँ बताएं। आज हमारे बच्चों का नैतिक और भावनात्मक मूल्य गिर गया है, जिसके कारण उनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार हमारे लिए एक चिंता का विषय हो गया है। कारण केवल एक है कि हम बच्चे के केवल स्थूल शरीर के विकास की ओर ध्यान देते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, कुछ बन जाए, उसके पैसे के लिए, उसके घर के लिए इंतजाम करते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन जाए इसके लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ज्ञान हमें नहीं है, और है भी तो हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। जबकि हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यही कहता है कि पूर्ण तरीके से स्वस्थ वही व्यक्ति होता है। कंप्लीट हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये बात जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, केवल शरीर तक सीमित कर रखते हैं और अन्य बातें भूल जाते हैं। इसीलिए शांति कुंज हरिद्वार से ये आंदोलन चलाया गया। अब ये सूक्ष्म और कारण शरीर को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि जो थे, इसको
वो जो थे वो चेतना और अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस चेतना को परिष्कृत, परिमार्जित और परिशोधित करने के लिए कुछ ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव डिवाइसेस निकाली, जिसको उन्होंने संस्कार नाम दिया, जिसको हम और आप 16 संस्कार के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये संस्कार मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं, इसलिए इनका प्रभाव आज विज्ञान भी कह रहा है वो हमारे हार्मोनल सिस्टम पर, हमारी जेनेटिक मशीनरी पे और हमारे मनोविज्ञान पर पड़ता है, जिसके कारण अचेतन मस्तिष्क में घुसे हुए जो कुविचार होते हैं, जो कुसंस्कार होते हैं, उनका परिष्कार, परिमार्जन हो जाता है और उनकी जगह सुसंस्कारों की स्थापना हो जाती है। तो ये संस्कार केवल रिचुअल्स नहीं है, ये धर्म तन से लोक शिक्षण है। इसमें जो शिक्षण दिया जाता है, मेन इंपॉर्टेंस उसकी है। खाना पूरी तो केवल संस्कारों से के रिचुअल से हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये अचेतन मस्तिष्क का माइक्रो ट्रीटमेंट है। और अगर हम न्यूरो मेडिसिन साइंसेस के भाषा में बोलें तो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस जो हमारे न्यूरॉन्स पे एनकोडेड होते हैं, उनको हम संस्कार कह सकते हैं। तो इसलिए संस्कार ये एक वैज्ञानिक है। इसीलिए ये गर्भोत्सव संस्कार, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत गर्भोत्सव संस्कार का न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में ये एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिस और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी जो हमारे कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हैं, निदेशक हैं ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के और गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, अंतरराष्ट्रीय हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भ से ही बच्चा तीनों शरीरों का परिशोधन, परिमार्जन हो सके, वो एक अच्छा इंसान बन सके, ये इसका उद्देश्य है। शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान और भावनात्मक रूप से हमारा बच्चा प्रखर, प्रतिभाशाली, समाजनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ भावी पीढ़ी का निर्माण करना, ये गर्भोत्सव संस्कार का ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। तो गर्भोत्सव संस्कार के अंतर्गत एक मास एंटीनेटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, जिसके अंतर्गत ये जो आपका जन जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो उसी के अंतर्गत हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनका प्रशिक्षण होता है। किस चीज का? उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो क्या योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान करें, वो कौन सा बच्चे से वो कन्वर्सेशन करें, उनका आहार कैसा हो, ये सारी चीजें उनको जो है इसका प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, ताकि बच्चा और माता, जैसे कि आपके ये चल रहा है सुरक्षित मातृत्व, कि माताओं का और उस बच्चे की सुरक्षा हो सके, तीनों तरीके से स्वस्थ हो सके, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, इमोशनली एंड आध्यात्मिक रूप से भी वो स्वस्थ हो सके। इसलिए ये शिक्षण दिया जाता है। और कब दिया जाता है? जब 3rd मंथ होता है तो गर्भ संस्कार होता है, और गर्भ संस्कार के माध्यम से ये बातें बताई जाती हैं और संकल्प दिलाया जाता है। तो ये गर्भ संस्कार कोई रिचुअल्स ही नहीं है, बल्कि ये प्रजनन विज्ञान का एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें उस माता को उसके आचार विचार, आहार विहार, उसका वातावरण कैसे बने, सब चीज की जानकारी दी जाती है। और एक छोटे से कर्मकांड के माध्यम से न केवल भावी माता पिता को बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य जो उपस्थित रहते हैं, उनका ध्यान उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर आकर्षित किया जाता है। मनाते तो सब हैं, हिंदुओं में गोद भराई 7वें महीने में, क्रिश्चियंस में बेबी शावर, मुसलमानों में तहनीक, इसी तरह से हर आदमी मनाता है। लेकिन सामाजिक समारोह करके कुछ उपहार देके समाप्त कर देते हैं। अब उस माँ को क्या करना, उसके घर वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं बता पाते हैं, जिसके लिए इसके माध्यम से हम लोग बताते हैं। ये बातें हमारी पहले की वैदिक काल की माताओं को मालूम था, इसीलिए
हमारी माताएं जैसा चाहती थी वैसी संतानें गढ़ देती हैं। आपने सुना होगा कि भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता थे। तो ये देवी देवता वो नहीं था जिनकी आरती उतारी जाती है और पूजा की जाती है। ये 33 करोड़ आपकी पॉपुलेशन थी, और वो पॉपुलेशन ऐसी थी कि सभी पुरुषों में और महिलाओं में देवत्व के गुण थे। वो महान व्यक्ति थे जो कि हमेशा अच्छी ही बातें सोचते थे, और इसीलिए आपका भारत तब जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था और चक्रवर्ती सम्राट था। आपको मालूम होगा कि रानी मदालसा ने अपने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया अपने पति के कहने से, और चौथे बच्चे को जब राजा चिंतित हुए तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करके उस बच्चे को एक कुशल शासक बनाया। अभिमन्यु की स्टोरी आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, और जब माता सो गई तो बाहर निकलना नहीं सीख पाया, जिसके कारण उसको युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। तो थोड़ी देर के लिए सोई और बच्चे की जान गंवानी पड़ी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आज सारी सुभद्राएं सो गई हैं, सारे अर्जुन सो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता है, इसलिए उनको जगाना है, उनको बताना है, और फिर से भारत को वही हमको स्थान दिलाना है। जीजाबाई ने गर्भ से शिवाजी को गढ़ा, सीता जी ने और शकुंतला ने गर्भ से चक्रवर्ती सम्राट पैदा किया, और अष्टावक्र ऋषि ने गर्भ से ही गीता सुनी अपनी माता पिता से, और बचपन में ही अष्टावक्र गीता लिख दिया। सुखदेव जी ने गर्भ से ही सीखा और उन्होंने भागवत पुराण लिख दिया। तो ये सारी कहानियां नहीं है कि केवल हम आपको ऊंची ऊंची कहानियां सुना रहे हैं। आज के वैज्ञानिक रोपार्ट शेल्ड्रिक, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने एक मॉर्फेटिव कॉजेशन का सिद्धांत बताया, जिसके अनुसार माँ के विचार, भावनाएं, वातावरण, उनका आहार, उनकी दिनचर्या का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है, और वो एक मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स जनरेट करता है, जो कि जाके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे उसकी 80% पर्सनालिटी को बना देता है। उसकी 80% पर्सनालिटी की नींव गर्भ में पड़ जाती है। इसके अलावा आज की एपिजेनेटिक साइंस, ये एपिजेनेटिक मींस अबव द जीन्स, जीन्स के ऊपर जो कंट्रोल करती है जीन्स को, जो जीन्स को ऑन और ऑफ कर देती है, ऐसी एपीजीन्स जो होती हैं, ये प्रभावित किससे होती है? ये उन्हीं चीजों से, वातावरण से, विचारों से, भावनाओं से, दिनचर्या से, इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होती है। तो यदि आपकी वातावरण, आहार विहार, सारा आचार विचार अच्छा है तो क्या होगा? हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का बच्चा भी एक महामानव प्रहलाद बन सकता है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की माता कयाधु उस समय जब वो गर्भ में आए थे, उनको इंद्र मारने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप तप करने चले गए। तो अरेस्ट कर लिया कयाधु को। उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी उन अपने आश्रम में ले गए, और वहां आश्रम में वहां का वातावरण दिया, वहां का शुद्ध सात्विक आहार दिया, अच्छे अच्छे संगीत, मेलोडियस संगीत सुनाए। तो वो बच्चा जो है वो एक महामानव बन गया। कहने का मतलब है, आज एपिजेनेटिक साइंस भी इसको प्रूफ कर रही है कि यदि माँ का आहार विहार, आचार विचार अच्छा हो गया, तो आप बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। ये एपीजीन्स वैसे ही है जैसे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तो आप बदल सकती हैं, लेकिन हार्डवेयर जीन्स को आप नहीं बदल सकती हैं। जीन्स को सप्रेस कर सकती है एपीजीन्स। उसका जो है डीएनए का सीक्वेंस चेंज किए बिना वो हमारे जीन्स के एक्सप्रेशंस को चेंज कर देती है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा काम गर्भ से हो सकता है बच्चे के लिए। इसी तरह से हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि अगर माँ खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स निकलेंगे।
सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स निकलेंगे जो कि थ्रू प्लेसेंटा बच्चे के अंदर जा करके उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बना लेंगे, प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, विधेयात्मक चिंतन करने वाला, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक, समझदार बच्चा हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। ऐसा बच्चा बन सकता है यदि माँ खुश, प्रसन्न और संतुष्ट है। लेकिन ऑपोजिट, अगर माँ दुखी है, परेशान है, वो टॉर्चर्ड है, या अपने आप वो क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, चुगली करने वाली है, तो उसके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स निकलेंगे जिसको कि हम लोग एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, कॉर्टिसोल कहते हैं। और ये कॉर्टिसोल बच्चे के रक्त में जाकर के उसकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या उससे बच्चे की पौष्टिक पदार्थ की खाने की सप्लाई कम हो जाती है और वो बच्चा छोटा रह जाता है और वो कई बीमारियों की जड़ लेकर पैदा होता है। ये बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, रोने वाला और मानसिक तथा व्यवहारिक रूप से वो बच्चा जो है रोगी पैदा होता है। ये बच्चे जो हैं ये ADHD बीमारी लेकर के पैदा होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। ये बच्चे कहीं भी चैन नहीं लेते, इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, ना तो घर में, ना स्कूल में, ना अपने ऑफिस में। ऐसे बच्चे हमारे भारतवर्ष में 10 लाख पर ईयर पैदा हो रहे हैं। तो इनके बचाने के लिए ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी। इसके अलावा अगर माँ को संतुलित, सात्विक, संस्कारित आहार ना दिया गया तो माँ के साथ साथ वो बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाता है और वो कई सारी बीमारियां की जड़ लेकर के पैदा होता है, जिसको कि डॉक्टर्स एडल्ट डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन कहते हैं। कौन कौन सी हैं? आज की बहुत ही प्रिविलेंट डिजीजेस जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इस्चीमिक हार्ट डिजीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, मानसिक और व्यवहारिक समस्याएं ऐसे बच्चों को होती हैं। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि नॉट ओनली फ्रॉम द वूम, उसके पहले से तैयारी करनी अच्छे बच्चे को पाने के लिए। क्यों? भगवान कृष्ण को तब करना पड़ा था 12 वर्ष तक प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए। भगवान शंकर जी को तब करना पड़ा था कार्तिकेय को पैदा करने के लिए। भगवान राम को पैदा करने के लिए कई पीढ़ियों ने तब किया। और आज हमारे बच्चे सब एक्सीडेंटल चाइल्ड हैं। इसको भी आज हमारा विज्ञान प्रूफ कर रहा है। ये एक हमारी वैज्ञानिक हैं रीक एंड वॉल्टर। ये सारलैंड यूनिवर्सिटी जर्मनी के हैं और इन्होंने तो ये कह दिया इनके रिसर्च पेपर ने कि बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर होते हैं। वो चाहे जैसे अपने बच्चे को गढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म एंड ओवा, ये गैमीट्स जब बनना शुरू कर देते हैं प्राइमोर्डियल सेल से, तब वो दे टेक्स 3 months टू मैच्योर। और ये 3 months जो मैच्योर करने की का उनका जर्नी है, वो उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आप सब जानते होंगे क्योंकि डॉक्टर्स हैं। और ये गैमेटोजेनेसिस के समय इस पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाती है। और ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है ये एक हमारा एपिजेनेटिक फिनोमेना है। एपिजेनेटिक फिनोमेना का मतलब इसके ऊपर माता पिता के विचार, भावनाएं, उनके वातावरण, उनका आहार, उनकी दिनचर्या, हर चीज का असर इसके ऊपर पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे के व्यक्तित्व का की स्थायी रूप से उस पर छाप पड़ जाती है। मतलब बच्चे का बॉडी एंड माइंड के ऊपर स्थायी छाप पड़ जाती है उस समय 3 महीने पहले से ही उनके स्पर्म एंड ओवा पर। और ये ना केवल उस बच्चे में जाता है बल्कि अगली पीढ़ी तक जाता है। तो इसलिए जो है उसके पहले से आप देखिए ऋषियों ने 15-25 वर्षों का ब्रह्मचर्य आश्रम बना दिया था कि आप पहले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से सशक्त बनिए, तब आप जाकर के गृहस्थ में प्रवेश करिए।
चलिए उतना नहीं कर सकते आज के जमाने में, तो ये जो विज्ञान कह रहा है 3 महीने पहले तो हमको तैयारी करनी चाहिए, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल, इमोशनल एंड नैतिक रूप से हमको अपने वातावरण को ठीक करना चाहिए। इसलिए ये हमने आपको स्लाइड बताया। तो बच्चे का सबसे तेजी से मस्तिष्क बढ़ता है गर्भ में, सबसे तेजी से, और इस तेजी से बढ़ते हुए मस्तिष्क में जिस चीज की छाप पड़ जाती है वैसा बच्चा बनता चला जाता है। ये फर्स्ट मंथ है, जबकि पता भी नहीं है माँ बाप को कि वो बच्चा जो है शी इज प्रेग्नेंट, शी डजंट नो, क्योंकि अभी 1 महीने बाद ही पता लगेगा। उस समय आप देखिए बच्चे की ये न्यूरल प्लेट, न्यूरल एक्टोडर्म एंड न्यूरल ट्यूब बन जाती है, और अगर इसमें कमी हुई तो फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले, स्पाइनल डिफेक्ट वाले बच्चे पैदा होते हैं, और ये 1 महीने में पूरे ब्रेन की फाउंडेशन बन जाती है। आप देखिए जब पता लगेगा आपको 5th वीक में, तब तक पूरे ब्रेन की फाउंडेशन बन जाती है। इसीलिए ऋषियों ने पहले से तैयारी करने के लिए कहा था, और हमको तैयारी करना चाहिए। और केवल ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, इसके लिए आजकल ऑब्स्टेट्रिशियंस जो हैं वो फॉलिक एसिड, B12 आदि दवाएं देते हैं ताकि इससे बचे रहें। लेकिन ऋषियों ने तो इससे आगे की देखा था कि वो मेंटली, इमोशनली एंड नैतिक रूप से भी अच्छे होते जाएं, मॉरली अच्छे हों हमारे बच्चे। इसलिए उन्होंने दिनचर्या में ये चेंजेस बताए। ये देखिए पहले महीने में जब आपको पता भी नहीं है तो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है और उसकी फाउंडेशन बन जाती है। ये 3rd मंथ है, जबकि उसकी ब्रेन की सेल्स जो हैं वो 2,50,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं, और अब बच्चा सूंघने लगता है, सुनने लगता है, और वो स्वाद लेने लगता है। तो इसी समय गर्भ संस्कार कराया जाता है, जिसको कि पुंसवन संस्कार भी कहते हैं। इसका गर्भ संस्कार नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें 3 संस्कारों का, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन जो 7वें महीने में होता है, इन तीनों की वैज्ञानिकता, इन तीनों का लाभ सबको जोड़ करके ये गर्भ संस्कार नाम दिया गया हमारे गुरुदेव के द्वारा, ताकि सारा शिक्षण वो 3rd मंथ में, क्योंकि आजकल समय नहीं है किसी के पास, तो वस्तु स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, आज के तेज भागते हुए जीवन को देखते हुए उन्होंने 3रे महीने में गर्भ संस्कार करने को कहा, और उसके माध्यम से उस माँ को, उसके घर वालों को कैसे उस बच्चे के तीनों शरीरों का डेवलपमेंट हो, उसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बात बताई जाती है। 7वें महीने में अब मस्तिष्क की कोशिकाएं 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं, और सिनेप्सिस 1.8 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से बनने लगती हैं। अब उस बच्चे का भावना का केंद्र बन जाता है, वो प्यार, खुशी, दुख, तनाव सब पहचानने लगता है। अब माँ खुश है तो बच्चा खुश है, और माँ दुखी है तो बच्चा दुखी है, और अगर माँ दुखी रहेगी, बच्चा दुखी रहेगा, तो ये भी रिसर्च है कि अगर आधे घंटे, 1 घंटे माता अगर बराबर परेशान, दुखी, तनाव में रहती है, तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं कम होता बल्कि रुक जाता है। आप देखिए ये माँ बाप बहुत जोर जोर से लड़ाई करते हैं और चिल्लाते हैं, सामान फेंकते हैं। आप देखिए ये बच्चा रिलैक्सिंग बेबी कैसे तनाव में आ जाता है। अब ये दूसरी माँ है, ये अपने बच्चे से बहुत प्यार भरी बातें करती है, कहानियां सुनाती है, और उसके घर वाले भी बहुत ही केयरिंग है। सब बैठ के एक साथ मिलकर खाते हैं, बातें करते हैं, पूजा आरती करते हैं। वो बच्चा भी शेयर करता और मुस्कुराता है। तो मुस्कुराता ही नहीं, बल्कि अगर माँ जो है बहुत ही सूदिंग, मेलोडियस, अच्छे संगीत सुनती है, इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक सुनती है, तो वो बच्चा डांस भी करता है। तो डांस करने का मतलब है कि वो बच्चे का ना केवल शारीरिक
डेवलपमेंट अच्छा होगा, बल्कि उसका व्यवहार, उसका मेंटल, इमोशनल हर डेवलपमेंट अच्छा होता चला जाएगा। जैसे आप देखिए कि इस टाइप की म्यूजिक सुनकर गायें अच्छा दूध देने लगती हैं, आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसी तरह से ब्रेन की प्रोडक्टिविटी एंड द बिहेवियर ऑफ द बेबी ऑल्सो चेंजेस। अब आप इसका प्रमाण देखिए, ये गर्भोत्सव बेबी है, ये हमारी बॉम्बे की एक गर्भवती महिला है, और उन्होंने पूरे समय, और बल्कि ये तो हमको हमारा लेक्चर एक लेती थी प्रेग्नेंट लेडीज का, मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो उसने अपने बच्चे को भी वैसे ही गर्भ से बनाया। आप सोचिए कि गर्भ में बच्चे जब निकलते हैं बाहर, आंखें बिल्कुल बंद, रोने वाला बच्चा होता है, लेकिन ये बच्चा देखिए, तुरंत डिलीवरी के बाद उसकी माँ ने जैसे ही उसको प्यार से बुलाया, वो बच्चा आंख खोल के मुस्कुरा रहा है। दिस इज मिरेकल। आप जानिए कि ऐसे बच्चे होते हैं गर्भ से। अब ये दूसरा बच्चा है, ये इसकी माँ जब, ये भी गर्भवती, ये भी हमारा गर्भ संस्कार का बच्चा है। ये माँ जब टेंशन में रहती थी तो वो एक संगीत सुनती थी। अब इसका बच्चा जब रोता है तब वो संगीत लगा देती है, जब बच्चा टेंशन में रहता है तो बच्चा उस संगीत को सुन करके चुप हो जाता है और उसको सुनने लगता है। तो और देखिए आप, एक और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आजकल के बच्चे, आप जिसके घर में जाए, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, जब तक मैं टीवी नहीं चलाती, जब तक मैं मोबाइल नहीं देती, खाना नहीं खाता। लेकिन इस माँ ने अपने बच्चे को खाते समय उससे वूम कन्वर्सेशन किया, बातें की बच्चे से कि अब हम खाना खाने चल रहे हैं, खाने से केवल हमारा और आपका शरीर ही नहीं बनेगा, बल्कि हमारा हमारा मन भी अच्छा बनेगा। तो हम कौन सा संगीत सुनेंगे? गायत्री मंत्र का संगीत सुनेंगे। अब ये बच्चा देखिए खाना नहीं खा रहा था, तो उसने जैसे ही गायत्री मंत्र बोला, वैसे ही वो बच्चा खाना खाने लगा। तो इस तरह से ये गर्भ में जो बच्चों की ट्रेनिंग, और ये बच्चा भी है, इसकी माँ जब करती है तो ये भी कोशिश करता है कर चलने का। तो इसको तो नहीं दिखाते। अब इसने देखिए, इस बच्चे ने गर्भ से गीता का पाठ सीखा था, अभी 2 साल बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए तो ये ऐसे बच्चे हो रहे हैं। 8वें महीने में बच्चे याद करने लगते, मेमोरी एंड लर्निंग सेंटर बन जाता है। अब जो माता पिता सिखाते हैं, सुनाते हैं, वैसा ही बच्चा बनता चला जाता है। गर्भ में बच्चा अपनी माँ के 5000 वर्ड पर डे सीखता है। इसके अलावा घर में जो भी पति हैं या उनके घर में जो लोग भी हैं, उनके सबकी चीजें, बातें को वो सीखता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को अच्छा साउंड एक्सपोजर कम से कम 5 घंटे सुबह से शाम तक बच्चे को अपने साथ रखें, जैसे कि बाहर बच्चा रहता है वैसे ही गर्भ में भी उठते समय कुछ बोलें, और सोते वक्त बोलें, खाते वक्त बोलें, जब भी कुछ कर रहे हैं बच्चे को बताएं। क्यों? क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क प्रौढ़ से ज्यादा धारण करने की क्षमता रखता है। इसीलिए आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप कहते हैं कि ऐसे बच्चे तो कभी नहीं देखे जो अभी बोलना नहीं सीख रहे हैं, और हमारा मोबाइल, और मोबाइल कितना इंजूरियस है ये आज के माँ बाप नहीं जानते हैं। तो कई भाषाएं याद कर लेता है, 3 भाषाएं तो आप सिखा सकती हैं गर्भ के अंदर ही। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। इसके अलावा बच्चा माँ से बात भी करता है। अब अगर कोई डेड बॉडी है, उसको वो ना बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना खा सकती है, ना देख सकती है। क्यों? क्योंकि जो चीज उसके अंदर थी, उसकी आत्मा, उसका चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, वो निकल गई। तो कॉन्शियसनेस निकल गई, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बट ये बच्चा जो है, ये सोल कॉन्शियस है, और ये अपनी आत्मा से, परापश्यंत वाणी से बच्चे माँ से बात करता है। लेकिन माँ अगर खुराफात में है, दिन भर टीवी देख रही है, व्हाट्सएप चला रही है,
हैं, तो बच्चे की बात भी नहीं समझ पाती। बच्चा कहता है, क्योंकि बच्चा उस समय अपनी चेतना को अच्छा करना चाहता है, मेरा मस्तिष्क बढ़ रहा है, मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, संगीत सुनिए, कहानियां सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जैसे जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूं। ये बच्चे की ख्वाहिश होती है। और एक है पुराण, गर्भ पुराण एक है, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि बच्चा पूर्व जन्म की सारी बातें याद रखता है और निकलने के पहले वो प्रार्थना करता है भगवान से कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो कोई गलत नहीं काम करूंगा। लेकिन भगवान की ऐसी माया है कि जैसे ही वो बाहर आता है वूम से, वैसे ही वो सारी चीजें भूल जाता है। इसलिए अगर मदर चाहे तो उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को, उसकी चेतना को परिष्कृत कर सकती है और एक अच्छा इंसान बना सकती है। अब आप देखिए, बौद्धिक प्रतिभा, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिभा, ये तीनों का ही नहीं बल्कि 9 इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट की फाउंडेशन भी माँ के गर्भ में बन जाती है। मतलब आईक्यू, आईक्यू का मतलब बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार है, वो विवेक बुद्धि वाला है, नए विचारों को समझता है, भाषा ज्ञान, तार्किक, ये सब निर्णय लेने की क्षमता, ये उस बच्चे की बहुत अच्छी होती है। अगर माँ उस समय जब प्रेग्नेंट थी, डिपेंड करता है कि उस समय उसकी विचार और भावनाएं कैसी थी। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक प्रतिभा का मतलब होता है कि उसका अपनी भावनाओं पे अच्छा कंट्रोल हो और दूसरों की भावनाओं को समझ सके, वो आने वाले चैलेंजेस को निपट सके, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ स्टीम हो। ऐसा बच्चा जो है वो भावनात्मक प्रतिभा वाला होता है। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, केवल यही नहीं मतलब, बल्कि आपके अंदर नैतिक और भावनात्मक मूल्यों का विकास हुआ कि नहीं, आपके अंदर प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति आई कि नहीं। यदि ऐसा व्यक्ति है तो जीवन में सफल होता चला जाता है। गांधी जी की कोई आईक्यू ही नहीं बड़ी तेज थी, बट ही वॉज टोटली, बहुत उनकी अन्य इंटेलिजेंस जो थी वो बहुत अच्छी थी। आज हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो कहने का मतलब है कि यदि माँ के विचार और भावनाएं अच्छे रहें तो बच्चा ग्लोबल इंटेलिजेंस वाला बच्चा हमारा पैदा हो सकता है। और वो समय कौन से है? वो समय 3 महीने से पहले से लेकर के और 5 इयर्स तक। क्यों? क्योंकि 5 इयर्स तक ही सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम करता है। उसके बाद उसका कॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंस काम करने लगती है। फिर जो उसने माता पिता और घर वालों से सीखा है, समझा है, सुना है, देखा है, वैसा ही बच्चा बन जाता है। इसलिए बच्चे की प्रोग्रामिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे 5 साल तक उसको आपको तक करना है, अगर गर्भवती माताओं को अच्छा बच्चा चाहिए। तो इस तरह से हमारे बच्चे गर्भ में बन जाते हैं। अब ये क्या दिखा रहे हैं कि जो उसकी स्पिरिचुअल क्वोशंट है और जो उसका इमोशनल क्वोशंट है, ये सारी चीजें उसके राइट हेमिस्फीयर, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या होता है? वो उसका आईक्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है? ईक्यू, एसक्यू, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या करना है? अगर मदर को ग्लोबल इंटेलिजेंस वाला बच्चा, खूब अच्छा पढ़ा लिखा, खूब अच्छा अपना अच्छे काम करने वाला, और इसके अलावा वो एक अच्छा इंसान भी हो, तो फिर उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, जिसकी हम लोग शिक्षण देते हैं गर्भ संस्कार के समय। तो गर्भ संस्कार के समय उस माता को, उसके पति को और उनके घर वालों को संकल्प दिलाया जाता है। ये उनके उत्तरदायित्व हैं। क्या? कि ये बच्चा जो है ये आपका ही नहीं अमानत है, ये ईश्वर का भेजा हुआ एक डिवाइन गेस्ट आपके घर में आ रहा है। तो जैसे गेस्ट घर में आते हैं, आप घर का वातावरण अच्छा बनाते हैं। तो अपने घर का वातावरण क्या बनाना है, इसका वो संकल्प लेते हैं। सुखमय, प्रसन्न, स्वस्थ, आध्यात्मिक वातावरण बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेना है। आपस में अगर किसी का बैर द्वेष है तो उसको भुला देंगे और नशा, सेवन, कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। क्रोध, तनाव, तेज आवाज, गाली गलौज में बातचीत नहीं करेंगे। स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाकर वातावरण अच्छा बनाएंगे।
बनाएंगे। आप देखिए वातावरण अच्छा बनाया था तभी कयाधु के जो है वो प्रहलाद ने जन्म लिया था। और भावी माता जो है वो क्या खाना चाहती है यही नहीं, बल्कि वो कैसा व्यवहार चाहती है, उचित है तो उसका भी हम प्रबंध करेंगे। ये घर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यदि वो अपने घर में एक डिवाइन बेबी चाहते हैं। इसके अलावा माँ के भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं कि वो अपनी दिनचर्या को नियमित और स्वस्थ बनाएगी, क्योंकि दिनचर्या का प्रभाव जो है वो एपिजेनेटिक इफेक्ट लाता है। सुबह से लेके शाम तक वो माँ को क्या करना चाहिए, उसकी कैसे करना है, इसकी बातें जो है इसका भी संकल्प कराया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो सुबह जो है सूर्योदय के पहले उठेंगी और भगवान से प्रार्थना करेंगी, पूरे दिन का अपना जो है वो टाइम टेबल बनाएंगी, सोचेंगी, उषा पान करेंगी, मतलब 3 ग्लास गुनगुना पानी या 2 ग्लास पिएंगी ताकि अंदर के टॉक्सिन्स निकलें और उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। योगासन, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि करेंगी ताकि वो बच्चा प्रखर, प्रतिभाशाली और गुणवान संतान हो सके। नियमित अपनी धार्मिक पुस्तकें, जो आपकी धार्मिक पुस्तकें हों, गीता, बाइबल, रामायण आदि है, उसका रोज पाठ करेंगी ताकि बच्चे के अंदर नैतिकता के गुण आ सके, वो एक निराकार ईश्वर को का विश्वास करने वाला बच्चा पैदा हो, जो कर्म फल पर विश्वास करता हो, ताकि वो बच्चा दुर्गुणों से दूर रहने की उसके अंदर भावनाएं आए। बच्चों में अच्छे गुण विकसित करने के लिए अभी हमने बताया कि बच्चे से बात करिए, तो बच्चे से बात अगर पूरे समय नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके लिए समय निकालिए। बिल्कुल समय, जैसे आप पढ़ने का, खाना बनाने का, खाने का समय निकालती हैं वैसा ही समय निकालिए, 4 घंटे। उसमें बच्चे से वार्ता कैसे करेंगी, अच्छे सुखदायी गूंजने वाले संगीत सुन करके, स्वाध्याय सत्संग करके, ध्यान करके, आपस में तथा गर्भस्थ शिशु से पॉजिटिव बातें करके, शौर्य, साहस और सफल व्यक्तियों के जीवन चरित्र को पढ़कर, सुनाकर और अच्छे साहित्य पढ़कर, या अगर आपकी कोई हॉबी है, चित्र है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, मोल्डिंग है, जो खिलौने बनाते हैं, सिलाई, कढ़ाई, इन सब चीज का भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। वो गर्भवती माता जिस चीज को ध्यान से, खूब ध्यान से करेगी, वैसे ही गुण बच्चे में विकसित होते चले जाएंगे। और डरावने और उत्तेजना वाले साहित्य नहीं पढ़ने हैं। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट आराम करना है, सोना है 20 से 30 मिनट और 1.5 घंटे उसको आराम करना है। आजकल देखिए माताओं को कहाँ आराम मिलता है। उस आराम के समय बच्चे की स्किल डेवलपमेंट में, लॉजिकल स्किल डेवलप हो, इसके लिए डिफरेंट गेम्स हैं, इसको कर सकती हैं, राइटिंग कर सकती हैं, ऐसे लिख सकती हैं, जर्नल आर्टिकल्स लिख सकती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकती, कुछ भी कर सकती हैं, उसमें आराम कर सकती हैं। अगर अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उससे दूर रहेंगी और घर में आस्तिकता का वातावरण बने, इसलिए 24 घंटे में कम से कम एक बार एक साथ बैठ के सब लोग साथ में खाना खाएं, बातचीत करें और पूजा आरती जो भी उनके घर में होती है वो करें, ताकि बच्चे को समूह में सबके साथ रहने की आदत पड़े। घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए एक तो ऐसे प्रयास करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरी बात, ऐसे सदवाक्य टांगेंगे, सीनरीज टांगेंगे और महान पुरुषों और महान नारियों के चित्र लगाएंगे, ताकि उसका प्रभाव हमारे माता के मन पे भी पड़े और उस बच्चे के ऊपर भी पड़े। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक इंग्लिश कपल के ब्लैक बच्चा हुआ और वो ब्लैक बच्चा आपस में बड़ा झगड़ा हुआ, पता चला कि भाई दोनों का डीएनए भी ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट आया, साइकोलॉजिस्ट ने उनके बेडरूम में देखा कि एक रेसलर जो कि ब्लैक था उसकी फोटो टंगी थी और वो दोनों उसी की बातें करके अपना सोते थे। तो वो बच्चे का ना केवल दिमाग वैसा हुआ, मन वैसा बना, बल्कि इवन उसके कलर भी वैसा बन गया। तो इसलिए अच्छे अच्छे चित्र लगाना चाहिए। अब संतुलित सात्विक संस्कारित आहार खाना चाहिए। संतुलित आहार आप सब जानते हैं कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने रेशियो में होना चाहिए। सात्विक आहार वो होता है जैसे जिसको कि हम
तीन टाइप के आहार होते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। हम केवल सतोगुणी के बारे में बताएंगे, क्योंकि सतोगुणी खाना जो है वो खाने के लिए बताते हैं। सतोगुणी खाना आज जो हम बताते हैं, जो आयुर्वेद बताता है, उसके ऊपर भी ईवा सेलहब, ये इनका रिसर्च पेपर है, न्यूट्रिशनल साइकियाट्रिस्ट हैं ये, इन्होंने बताया कि जो वेजिटेरियन डाइट होता है, जो फ्रेश होता है और जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, जिसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उस वाले खाना खाने से, जिसको कि हम और आप सात्विक कहते हैं, उसको उन्होंने मूड फूड नाम दिया। मूड फूड नाम क्यों दिया? क्योंकि इस खाने को खाने से आपके जीआईटी में, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सीरोटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन एक्टिवेट कर देता है गट और ब्रेन के बीच में जो हमारा न्यूरोनल पाथवे होता है, और वो जा करके हमारे ब्रेन में बिल्कुल पीस, सीरोटोनिन मीन्स फील गुड हार्मोन, और ये फील गुड हार्मोन जा करके हमको शांति प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, रिलैक्स फील होता है। तो माता भी वैसे ही होगी, इसीलिए ऋषि मुनियों ने सात्विक आहार खाने पे बल दिया। आजकल हमारी लड़कियां, बेटियां, वो सब जंक फूड खाती हैं, कोई मोमो है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, हफ्ते में 2 दिन तो जरूरी खाना है जब छुट्टी है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसके लिए भी फेलिस जैका एक हमारी साइंटिस्ट है, जिसने कि ये बताया कि ये फूड जो है, ये हमारे ये हिपोकैम्पस को, ये हिपोकैम्पस सेंटर है ब्रेन का, इसको ये श्रिंक कर देता है, और ये श्रिंक हो जाएगा तो ये दिस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। तो अगर आप हफ्ते में 2 दिन ये सब जंक फूड खाते हैं, महीने में 4 बार, तो आपका ही नहीं बल्कि उस बच्चे की भी मेमोरी एंड लर्निंग कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये फूड नहीं खाना चाहिए। जप ध्यान क्यों बताते हैं करने के लिए? क्योंकि जप ध्यान करने से ये सेंटर जो होते हैं, ये एमिगडाला सेंटर है हमारे ब्रेन में। ये क्या सेंटर है? डर, तनाव, चिंता और शंका को बढ़ाता है। ये इसकी जो वॉल्यूम है ये कम हो जाता है, जिसके कारण आदमी रिलैक्स हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, प्रसन्न रहता है। ये देखिए, इन्होंने डेविडसन ने बताया कि 30% हैप्पीनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और सेंटर है सिंगुलेट कॉर्टेक्स का, इसका काम है हमारे मन को इधर उधर दौड़ाना। लोग कहते हैं पूजे में मन नहीं लगता, इस चीज में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स बहुत बड़ा है, और इसको छोटा करने के लिए जप और ध्यान एक माध्यम है। तो अगर जप और ध्यान माता करती है, जो भी जप है, जिस भी अपने रिलीजन का है, तो धीरे धीरे ये छोटा होने लगता है, और उसके विचारों की और मन की चंचलता कम होने लगती है। लोग कहते हैं कि मन ही नहीं लगता तो क्यों करें, हम 10-100 बार क्यों करें, 500 बार क्यों करें? क्योंकि आपको इसे छोटा करना है। ये बहुत बढ़ा दिया आपने इधर उधर विचार करके। इसके अलावा हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसका काम है निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, जागरूक रहना, ये सीखना। ये सारा का सारा जो है ये जप ध्यान प्राणायाम से बढ़ जाता है। एक बहुत बड़ी चीज है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है ध्यान से, ये हमारा क्रोमोसोम है। इसके ऊपर ये टीलोस्मियर है, ये टीलोस्मियर की लेंथ बढ़ जाती है, और टीलोस्मियर क्या करता है? हमारी एजिंग को ठीक करता है। मतलब अगर ध्यान और जप करता है तो हमारी एजिंग भी कम हो जाती है। इसलिए ये एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने ये बात बताई है अपने रिसर्च पेपर में। तो ये खाली हमारे रिचुअल्स नहीं है, बट इट इज वेरी साइंटिफिक और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, इन्होंने बताया कि कैसे हिपोकैम्पस बढ़ता चला जाता है इन चीजों से, और ये हमारे सारे साइंटिस्ट हैं। कैसे षट चक्रों का जागरण होता है मंत्र शक्ति से। हम लोग यज्ञ भी बताते हैं कि कैसे यज्ञ करिए। पूरा यज्ञ नहीं कर सकते तो आप दीप यज्ञ के माध्यम से इसको कर लीजिए। इसके लिए हवन सामग्री भी बनाई जाती है जो कि बताई जाती है। आहार कैसे, अन्य पोषक तत्व भी जरूरत होती है हमारी गर्भवती माता को। तो जब उसका ब्रेन बनता रहता है तो कैसे हम DHA, कोलिन, आयोडीन वाली चीजें खाएं। कैसे जब उसकी बोन्स बनती है तो हम कैसे उसके शारीरिक विकास के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि चीजें खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, इसकी सबकी भी चर्चा उसमें की जाती है। उनकी थाली
थाली में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, इसका भी ज्ञान उनको दिया जाता है गर्भवती माताओं को। किस चीज से वो बचें और किस चीज को वो खाएं। अब खाने की चीज तो बता दी गई, इनसे बचने की बात है कि कैसे हम शराब, धूम्रपान, चाय, कॉफी, ये जितने भी पॉस्चराइज चीजें हैं, जितने भी हमारे टिन्ड फूड हैं, जितने भी ये बहुत ही ज्यादा गरिष्ठ चीजें हैं, इनसे उसको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए शराब पीता है हस्बैंड, आपको अभी हमने बताया 3 महीने पहले उसके बीज बनने शुरू होते हैं, तो अगर बीज ही खराब हो गया तो खेती कैसे अच्छी होगी, बच्चा कैसे अच्छा होगा। तो अगर माँ शराब पीती है तब तो 100%, और पति शराब पीता है तो भी वो बच्चा क्या होगा, बच्चा जो है या तो एबॉर्शन हो जाएगा, या मिसकैरेज हो जाएगा, या प्रीमेच्योर बर्थ होगी, या वो स्टिल बर्थ होगा। और अगर वो पैदा भी हो गया तो कई सारे वो जन्मजात अवगुण लेकर के पैदा होगा, वो डिफॉर्मिटीज लेके पैदा होगा, हृदय की, हड्डी की, गुर्दे की, आंख और कान की, सुनने की समस्याएं उस बच्चे को। और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से क्या होता है, वो बच्चा लो IQ का होगा और ADHD बीमारी से ग्रसित होगा। उसकी फेस की और उसके ब्रेन की आप देखिए डेवलपमेंट रुक जाता है ऐसे बच्चों का। ये बच्चे बेचारे जिंदगी भर परेशान रहते हैं और इनको हर आदमी कहता है हमारा ये तो बच्चा बिल्कुल बेवकूफ है। चाय कॉफी पीने से ज्यादा जो बहुत लोग पीते हैं उससे भी गर्भपात के और लो IUGR बच्चे हमारे पैदा हो जाते हैं। धूम्रपान जितना पीने वाले को नुकसान नहीं करता, उससे ज्यादा वो नुकसान करता है जो उसके बगल में उसकी वाइफ बैठी हुई है या खुद पीती है। उसमें भी या तो स्टेरिलिटी हो जाएगी और या तो उसको गर्भ धारण करने में देर होगी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर IUGR, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और मरना जीना हमारी माताओं का हो जाता है। और बहुत सारे विकार लेकर के वो बच्चा पैदा होता है। और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, आपने देखा होगा कि बहुत बच्चों का ये लिप कटा रहता है, ये सारे विकार लेकर के, और देखने सुनने की परेशानी, मानसिक दुर्बलता वाला बच्चा पैदा होता है। और ये बच्चे जो धूम्रपान वाले हैं, ये अचानक इनकी डेथ हो जाती है, पता नहीं लगता, पैदा होते ही 1 साल पे भी, 2 साल पे भी, कभी भी ये डेथ हो गई, पता ही नहीं चला। तो इस तरह से ये धूम्रपान के भी प्रभाव बताए जाते हैं कि इसको तो नहीं ही करना है। अब मांस मछली, क्यों हम सात्विक खाना खाएं, क्यों ना हम मांस मछली अंडा खाएं। तो इसके लिए भी इसका विज्ञान बताया जाता है कि जब जानवर मारे जाते हैं तो उनको डर होती है, उनको बहुत पीड़ा होती है, जिससे के कारण वो भावनाएं तो जाती ही हैं, साथ में उनके अंदर वो कॉर्टिसोल नाम का पदार्थ जो हमारा है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी जाता है, जिसके कारण उसका प्रभाव हमारे खाने पर पड़ता है। इसके अलावा जो नॉन वेज वाले हैं जानवर, उनके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उनको उस मांस को जलाना है, उसको गलाना है। लेकिन हमारे पेट में ये बहुत ही वीक होती है, जो इसको जल्दी गला नहीं सकती है, इसलिए अपचा भोजन रहता है। इसके अलावा जब वो खाते हैं तो उनकी जो सलाइवा होता है वो सलाइवा एसिडिक होता है, लेकिन मनुष्य का सलाइवा जो है वो एल्कलाइन होता है, तो मांस तो पचेगा ही नहीं मुंह से। तो और तीसरी बात जो है कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है छोटी होती है, और इनकी छोटी होती है, और मनुष्य की देखिए कितनी बड़ी है। तो इनको क्यों छोटी होती है? क्योंकि इनका जल्दी पच के बाहर चला जाता है। हमारा क्या है, इसी में सड़ता रहता है, तो सड़न पैदा हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, यूरिक एसिड, अदर भी बहुत प्रॉब्लम होती हैं। इसलिए मांस का ना खाने की बात कही जाती है। रेडिएशंस के दुष्प्रभाव क्या? बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से लेके 5 साल तक के बच्चे के अंदर ये जितने भी रेडिएशन, चाहे मोबाइल के हैं, चाहे आपकी टीवी का है, इंटरनेट का है, ये सारे के सारा का पेनिट्रेशन बच्चे के ब्रेन पे
75% होता है, 75% पेनिट्रेशन। और वो क्या करता है, बच्चे के मानसिक विकास को रोक देता है, उसके अंदर डिसऑर्डर्स पैदा कर सकता है, बच्चा मानसिक रूप से कमजोर पैदा होता है, कैंसर ट्यूमर की शिकायत हो सकती है। इसलिए कभी भी 5 साल तक के बच्चों को टीवी से और मोबाइल से दूर रखना है, और बल्कि ये 10 साल तक दूर रखना है। क्यों? क्योंकि 5 से 10 साल तक के बच्चों में ये 50% पेनिट्रेशन होता है। तो ये जो है इनसे दूर रखना है, और बड़ों में 25%। दूसरी बात, अगर माँ इनका इस्तेमाल करती है तो उसको नींद नहीं आती, थकान आती है, याददाश्त कम हो सकती है, और जर्म सेल में परिवर्तन। अभी हमने आपको बताया कि जर्म सेल जहाँ पे ये बनते हैं स्पर्म और ओवा, वहां पे उसमें परिवर्तन हो जाता है, और वो परिवर्तन जो है हेरिटेबल होता है, मतलब दूसरी जनरेशन में। तो जो बड़े लोग भी हैं, लड़के आजकल के युवा हैं, उनको भी इसका ध्यान रखना है कि अगर वो पॉकेट में अपने रखते हैं, लैपटॉप अपने थाइस पे रख के चलाते हैं, तो इनसे दूर रहें, क्योंकि इससे जो भी हमारा स्पर्म है उसकी वो जो है वो डिरेंज्ड हो सकता है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, जिसके कारण कि हमारी आने वाली जनरेशन पे वो प्रभाव पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जर्म सेल पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए रेडिएशन की ये उसका दिनचर्या है, जो हमने जीवनचर्या बताया कि कैसी जीवनचर्या होती है। प्रातःकालीन जीवनचर्या है, इसके बाद फिर ये दोपहर की दिनचर्या बताई जाती है, फिर ये सायंकालीन दिनचर्या है, क्या क्या करें, कैसे करें, पूजा आरती स्वाध्याय करें, और फिर रात में जो है वो थोड़ा खाना खाएं और हल्दी वाला दूध पी करके सोते वक्त जरूर थोड़ा सा संगीत सुने और भगवान से प्रार्थना करें, अपने बच्चे से बातचीत करें। सुबह उठें तो बच्चे से बातचीत करें कि अब चलिए उठते हैं और एक संगीत लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको एक दिन का जो जीवन मिला है वो हम ऐसा करें कि आपके अंदर भी गुण पैदा हो और हमारा भी मन मस्तिष्क अच्छा रहे। तो इस तरह से शिक्षण दिया जाता है उनको। और इस बात के साथ हम आप इस बात को समाप्त करते हैं। तो हमने ये बताया आपको कि अगर माँ अपने चिंतन को, अपनी भावनाओं को, अपने जीवनचर्या को, अपने वातावरण को, अपने आहार को शुद्ध, सात्विक और संतुलित रखती है, तो जरूर उसके घर में एक बहुत अच्छी संतान पैदा होगी, जो कि राष्ट्रनिष्ठ, समाजनिष्ठ होगी, और जो अपना ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्र को भी गौरवान्वित कर सकती है। ओम शांति। धन्यवाद। नमस्ते मैडम, मैं कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस यस मैडम, सर्वप्रथम चरण स्पर्श आपका, और बहुत ही प्यारा टॉपिक था डॉक्टर। डॉक्टर गणेश, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। दो स्टेट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अकेला एक तरह स्पेशलिस्ट हूँ, और जो आप बोल रहे हैं सब हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हाँ, फिर से कनेक्ट करता हूँ, फिर से काट के। आशीष, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ मैम, व्हाई नॉट? यस मैम, यस मैम। मैम, मैं एक कॉमन सा सवाल ये पूछना चाह रही थी कि अभी हमारे जनरेशन में ज्यादातर माएँ वर्किंग हैं, तो वर्किंग वुमेन के लिए शेड्यूल फॉलो कैसे कर सकते हैं? वर्किंग वुमेन जो है, जो उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जाती है, वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यूजुअली लोग 7 बजे 6 बजे उठेंगे, तो फिर वो कैसे योग व्यायाम प्राणायाम करेंगे जो बताया जाएगा। फिर इस तरह से वो अपने हिसाब से, अब आप सोचिए कि हम डॉक्टर थे, हमारा हॉस्पिटल 7:30 बजे हमको जाना पहुंचना है। सुबह उठ के हम प्राणायाम, ध्यान, जप, हवन करके तब हम हॉस्पिटल जाते थे, और 2 बच्चों को हम स्कूल भेजते थे, और हमारे हस्बैंड यहाँ शांति कुंज। तो हम ये सोचते हैं कि जब हमने बिजी लाइफ में इसको कर लिया तो हर आदमी कर सकता है, बट अपने टाइम के अनुसार उसको फिट कर सकता है। तो वर्किंग लेडीज भी एडजस्ट कर सकती हैं।
कोई ऐसी बात नहीं है। ऑडियंस आप लोग अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम आपका क्वेश्चन मैडम के समक्ष रखेंगे तो आपका उत्तर जिससे आपको मिल जाए। मैम मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी मैम जैसा कहा जाता है कि जब हम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनकी जो इच्छा हो, जो उनका मन करे वो खाना खाना चाहिए, और घर के बड़े बुजुर्ग चाहते भी है कि जो मन कर रहा है वो बना दिया या उनने खुद बना लिया। लेकिन आजकल जो फूड हैबिट है उस केस में कैसे अपने आप को महिलाएं ट्रेन करें कि उन जंक फूड की तरफ ना जाए, क्योंकि खाने का मन वही करता है आजकल सबका। आपने हाँ, भी बताया कि हफ्ते में 3 दिन खा रहे हैं लोग, 4 दिन खा रहे हैं, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, कैसे किया जाए उसको। देखिए मन ऐसी चीज है, मन भी एक इंद्रिय है, आप सब लोग जानते हैं। तो इंद्रियां क्या है, हमको शरीर के सुख की तरफ ले जाती हैं। मतलब इंद्रिय मतलब जो शरीर को अच्छा लगे। तो मन तो जिसकी आदत हमने डाल ली तो अब उसी की तरफ भागेगा। तो अगर उसको अच्छा बच्चा चाहिए, ये उसको पता होना चाहिए। अगर वो उसको पता लग गया कि इससे हमारे बच्चे का मेमोरी एंड लर्निंग कम हो जाएगी, तो वो डरेगी खाने से धीरे धीरे। इसीलिए पहले से उनको तैयारी करनी है, 3 महीने पहले से। यदि नहीं कर सकती तो अब अगर उनको जानकारी हो जाती है तो बच्चे के लिए माताएं हर कुछ करने को तैयार रहती हैं। तो इसलिए उनको जानकारी दी जाती है कि अगर आप ऐसा करेंगे ऐसा होगा। और बहुत सारी माताओं ने छोड़ा है, तो इसलिए वो चीज वो बाहर की तो बिल्कुल ही ना खाएं, लेकिन घर में जैसे मान लीजिए नूडल्स है, चाउमीन है, तो अपने घर में आटे का बना हुआ खा लें, अपने आप बना लें। बाहर की चीज ना खाएं। पिज्जा है तो आटे वाली ब्रेड भी घर में बन जाती है, घर में बना करके खा लें। जो भी है वेजिटेबल पिज्जा खा लें, अपने घर का हेल्दी पिज्जा खाएं। ये नहीं है कि बिल्कुल बाहर का ऑर्डर किया और वो अनहेल्दी, लेकिन घर की चीजें। आजकल तो वैसे ही कोरोना फैला हुआ है। मेरी आवाज डॉक्टर गणेश, हाँ सर, प्लीज आप आस्क योर क्वेश्चन। डॉक्टर गायत्री मैडम, आपको नमन। आपने जो आज विषय लिया वाकई में बहुत बर्निंग है। जी यू वोंट बिलीव कि मेरे पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी, एरोमा डेवलप होके मेरे पास रिकॉर्ड है, वी हैव अ पब्लिकेशन ऑल्सो। तो बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी लिंक करना। प्री प्लानिंग मतलब इज वेरी, हाँ जी जी ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। अपना दीजिएगा हमको भी, हम उसको करेंगे। और चैट बॉक्स में अगर आप लिख दें तो आपकी आवाज Dr. Ganesh, we are unable to hear you. Please type your question in chat box so that I can continue it with madam. Okay, fine. Again, sir, not a break. Your voice is breaking. इस पे लिख सकते हैं। Madam, एक question. सर शुरू में ठीक आती है, फिर बीच में ब्रेक हो जाती है। गणेश जी आपने, डॉक्टर गणेश जी आपने एरोमा थेरेपी एंड म्यूजिक थेरेपी से प्री प्लानिंग को कहा है। प्री प्लानिंग भी हम लोग एक यहाँ से चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। प्री प्लानिंग तो हमने बताया कि 3 महीने पहले से कम प्री प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। और उसके लिए यही सारी चीजें, योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उसका आहार, उसकी दिनचर्या यदि अच्छी हुई तो उसका ऑटोमेटिक गैमेट्स अच्छे बनेंगे। और फिर इधर उसकी आदत पड़ गई, उधर वो 9 महीने अपने कायदे से। जब कोई लोग इतना तब कर सकते हैं तो हम 9 महीने क्यों नहीं कर सकते, तब वो कर लेती है। तो आपका बड़ा अच्छा है, आप दीजिएगा। हमारा एक फोन नंबर है हमारे ऑफिस का, ये नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस पे आप लोग जो मांगेंगे हम दे सकते हैं। ये नंबर नोट करिए आलोक जी। हाँ मैडम, 79833465। ये हमारी असिस्टेंट है रितु सिंह जी,
वो इंजीनियर है और वो हर चीज वो हमसे पूछ के आपको भेज सकती है। इवन पीपीडी, हमारा लेक्चर, ट्रेनिंग जो होती है, इनको कौन सा योग व्यायाम करना चाहिए, कौन सा आहार खाना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें आपको भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन है मैम मिस सुप्रिया रॉय का। वो पूछ रही है कि हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी प्रिकॉशन लेने चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे पहली बात है जर्नी नहीं करनी चाहिए। जर्नी में डेंजर होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि औस थोड़ी ओपन रहती तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और तो बाकी जो चीज कही गई है कि क्या खाओ क्या ना खाओ, और जो कुछ का बताया गया है अपना लाइफ स्टाइल वैसा रखना चाहिए। ओके, हमारे बीच गोकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैम, एक क्वेश्चन और है, हाउ वर्किंग वुमेन रेज किड्स ऑफ एज 6 to 10 years? हर वर्किंग वीमेन रेज किड्स ऑफ एज 6 to 10 years। तो मुझे मंजरी मैडम, ये आपका क्वेश्चन है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या? How working women raise kids of age 6 to 10 years? तो वर्किंग वीमेन जो है भाई टाइम निकालिए। देखिए 6 to 10 years के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल गोइंग बच्चे को जब वो घर में आता है तो आप उसके लिए रिलीजियसली टाइम निकालिए। बच्चा हर समय आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दे दिया अपनी तरफ से, बिल्कुल जैसे आप पूजा करने बैठती हैं किसी से बात नहीं करती, उसी समय आप बच्चे को अगर समय देंगी, पूरे 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी बच्चे को समय दिया, उसकी बातें पूछी, उससे बात बताई, उसने स्कूल की बात बताई, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और इस बीच में आपका फोन आ गया या आपको कोई को बुला रहा है, तो आप मुझे से उठ के नहीं भागती until unless there is emergency। तो इस तरह से अगर बच्चे को हम रिलीजियसली अपना टाइम डिवोट करें माँ बाप, तो बच्चे को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जो टाइम आपका बाहर जाने का, मान लीजिए बाहर जाके आते हैं तो करिए, आपका छुट्टी का समय है तो बच्चों के साथ स्पेंड करिए। तो जितनी आपकी बच्चे की इंटीमेसी होगी उतना ही बच्चा अच्छा डेवलप करता चला जाएगा। और ये भी समझ लीजिए कि आप जो करेंगी, आप जो बोलेंगी, आप जो खाएंगी, आप जो देखेंगी, उसका हर का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा और वो बच्चा वैसा ही करेगा, आप चाहे जितना मना करेंगे। मंजरी जी का ये क्वेश्चन और था कि क्या ये गर्भाधान संस्कार अकेले ही किया जा सकता है, क्योंकि परिवार से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं कर सकते हैं। अगर अकेले रहते हैं तो अकेले अपना कर लीजिए। अगर फैमिली दूर रहती है, मान लीजिए माँ बाप दूर रहते हैं, तो ऑनलाइन कर लीजिए। अब हम लोग तो यहाँ शांति कुंज से ऑनलाइन संस्कार कराते हैं और उसमें उनके माँ बाप, सास ससुर सब ऑनलाइन रहते हैं। किसी के अमेरिका में बच्चा है, किसी का कहीं है, तो इसलिए सबको घर वालों को इसलिए रहना जरूरी होता है कि उनको मालूम चले कि ये है क्या, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। क्योंकि जैसे मान लीजिए उस बच्चे के बाबा दादी हैं और बाबा दादी दूर हैं, वो बच्चा अमेरिका में है, माँ बाप जहाँ अमेरिका में और बाबा दादी है इंडिया में, तो वूम कन्वर्सेशन में सबको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आपके बाबा दादी हैं। तो बाबा दादी ऑन फोन बच्चे से बात करेंगे और वो भावनाएं जो माँ के माध्यम से जाएंगी उस बच्चे को, तो वो बच्चा शुरू से एक्विंटेड हो जाएगा अपने बाबा दादी से। तो इस तरह से दूर नहीं रहना चाहिए, उनसे बात भी करते रहना चाहिए, आप चाहे जितने दूर हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका।